शुरुआत चरणजीत सिंह सप्रा आपसे ही करना चाहेंगे। ये ओबीसी पुश थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तेलंगाना में हमने देखा कि अभी राहुल गांधी का भाषण चल रहा है और उसमें भी तेलंगाना का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से 42% ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने की बात कही गई है और कहा गया है कि अब केंद्र सरकार तय करे, क्योंकि राज्य सरकार के देने से तो होगा नहीं। तो ये ओबीसी पुश कहां से शुरू हो गया है? क्या ट्रेन छूट गई है आपकी 90 के दशक में और अब ट्रेन पकड़ने की कोशिश की जा रही है, दूसरी ट्रेन चढ़ने की कोशिश की जा रही है? चरणजीत सिंह सप्रा। देखिए साहिल जी, सवाल ट्रेन छूटने की या ट्रेन चढ़ने की बात नहीं है। सवाल ये है कि आकलन करना, समय समय से आकलन करना बहुत जरूरी होता है और आकलन अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को भी बदलना बहुत जरूरी होता है। तो कांग्रेस पार्टी एक अपनी नई स्ट्रेटेजी बना रही है और आने वाले समय में जो भी चुनाव है, चाहे वो राज्य के चुनाव है या फिर आने वाले समय के अंदर जो देश के चुनाव होंगे, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसकी शुरुआत अभी से हुई है। आपने देखा कि पिछले हफ्ते में श्री राहुल गांधी और खरगे जी ने सारे जिला अध्यक्षों से मीटिंग की। पूरे देश के जिला अध्यक्ष 3 दिनों में अलग अलग राज्यों से आए थे। उनके साथ में ग्राउंड लेवल की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, क्या उनकी तकलीफ है, उसके बारे में सारी चर्चा हुई। और अब ये अधिवेशन जो गुजरात में हो रहा है, महात्मा गांधी जी की भूमि पर, दादा भाई नौरोजी की भूमि पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि पर हो रहा है। ये तीनों हमारे प्रेरणा स्थान रहे हैं और तीनों का कांग्रेस पार्टी के तीनों अध्यक्ष रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, और तीनों का कांग्रेस पार्टी में और देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो गुजरात के अंदर ये अधिवेशन होना, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है। और इस अधिवेशन के अंदर हम नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको हम बता रहे हैं कि किस तरह से आगे हमने चलना है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी में अगर ओबीसी का विषय भी आता है तो ये कोई गलत बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रेन छूट गई है। हम अपनी स्ट्रेटेजी को समय अनुसार बदल रहे हैं। हालांकि हम इस तरह से नहीं चाहते कि खाली ओबीसी के तरफ ही कांग्रेस को झुकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो सर्वधर्म समभाव भी मानती है और सभी को हम इक्वल कैटेगरी में, लेकिन एक बड़ा बेस तो है ना। इसीलिए तो राहुल गांधी ने कल की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा कि टेक्टिकल मिस्टेक हो गई हमारी 90 के दशक में, मंडल वर्सेस कमंडल में दोनों तरफ से ओबीसी चले गए आपसे। आंकड़े भी दिखाएंगे आपको चरणजीत सिंह सप्रा जी, जल्दी से आपका जवाब, फिर ठीक है। प्रदीप भंडारी भी बात करें। आप इसको कह सकते हैं टेक्टिकल मिस्टेक, लेकिन मैं इसको देखता हूं कि हमारी ये रिवाइव्ड स्ट्रेटेजी है। हमें आने वाले दौर में किस तरह से चलना, मैं इसको रिवाइव्ड स्ट्रेटेजी समझ के मानता हूं। और हम अपने लोगों को इतिहास भी बताना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे विषय, मतलब जो विषय राज्य के और देश के मौजूदा परिस्थिति में उचित नहीं है, उन विषयों के ऊपर विभाजनकारी राजनीति कर कर, पोलराइजेशन कर कर ये ध्यान भटकाते हैं। देश के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाते हैं। तो ध्यान भटकाने की राजनीति पर भी हम भारतीय जनता पार्टी को कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है प्रदीप भंडारी, दरअसल टेक्निकल मिस्टेक 90 के दशक की बात इसलिए की गई क्योंकि उस वक्त जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, आशुतोष उस वक्त जर्नलिज्म में थे और नजदीक से शायद उन्होंने कई सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन प्रदीप भंडारी, उस वक्त राजीव गांधी ने भी उसका विरोध किया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी सुधारी और कांग्रेस उसका विरोध करती रही कुछ साल तक, और उसके बाद चीजें कहां से कहां बदल गई वो हमने देखा। लेकिन अब जाति जनगणना और उसके साथ साथ 50% की लिमिट हमें तोड़नी है। सीधे सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं पूरे देश भर में हमको तोड़नी है। भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के मुद्दे पर कॉर्नर करने की कोशिश कांग्रेस की साफ नजर आ रही है। आगे के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है आपके लिए? साहिल जी, राहुल गांधी सबसे बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक है कांग्रेस पार्टी की। तो जो सबसे बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर है वो ब्लेम हमेशा हर दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट करता है। पहली बात तो आज देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है जो कांग्रेस पार्टी सालों दर साल नहीं दे पाई, और ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी ने 100 से ज्यादा गालियां दी हैं। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है ओबीसी समाज के प्रति। अगर ये ओबीसी समाज के प्रति सच में अच्छे होते तो अभी तक कांग्रेस पार्टी को आजादी के बाद से 250 सीएम बनाने का मौका मिला था, जिसमें से सिर्फ 43 कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी समाज से बनाए, विच इज ओनली 17%। हमें 68 चीफ मिनिस्टर्स बनाने का मौका मिला है, जिसमें से हमने ऐतिहासिक 30.9% ओबीसी समाज से करें। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करी।
हमारे प्रेरणा स्रोत है वो। मैं आपको एक लेटर पढ़ाना चाहता हूं, ये के मुंशी जी की किताब का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स पिलग्रिमेज टू फ्रीडम का, और उसकी पेज नंबर 290 पे के मुंशी जो कांग्रेस पार्टी के, वो लिखते हैं, जब सरदार पटेल को बॉम्बे में निधन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने बंबई नहीं जाएं। तो आज इनको सरदार पटेल जी याद आ रहे हैं, पर 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करा था। पॉइंट नंबर 1। अब मैं कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताना चाहता हूं ओबीसी समाज के प्रति। आपने कहा कांग्रेस पार्टी के बारे में, भाई कांग्रेस पार्टी ने 27% का विरोध किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एमबीबीएस के अंदर ओबीसी सीट्स को नहीं बढ़ाई थी, हमने 14,000 से बढ़ा के 32,000 कर दी। पर बड़ी बात ये, हम लोग बात करते हैं हर समाज भंडारी, की भलाई के लिए। एक 30 सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। एक खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर अधिवेशन चल रहा है। ये खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। राहुल गौतम भी हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। सरदार पटेल, राष्ट्रीय और गुजरात के स्तर पर 3 प्रस्ताव यहां पर पारित किए गए। सरदार पटेल के नाम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर और गुजरात के स्तर पर भी एक प्रस्ताव है। 3 प्रस्ताव है। ओबीसी वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने विशेष रणनीति तय की गई है। क्या रणनीति तय की गई और क्या यह प्रस्ताव है? राहुल गौतम हमारे साथ में। राहुल, जल्दी से बता दीजिए हमारे सारे मेहमानों को कि क्या प्रस्ताव पारित किए गए और ओबीसी की रणनीति क्या होगी। राहुल गौतम। साहिल, गुजरात के अंदर आप जानते हैं कि सरदार पटेल और महात्मा गांधी सबसे बड़े आइकॉन्स में से हैं और वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनकी जो लेगेसी है उसको आगे लेकर जाया जाए। इसीलिए 3 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस आज की कन्वेंशन में पास करे गए हैं। पहला है सरदार पटेल को लेकर, जिसमें सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच के जो संबंध हैं, सरदार पटेल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए, उसको हाईलाइट करते हुए और कोशिश की गई है उसके थ्रू कि ये जो कथित प्रोपेगेंडा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है जो फैलाया जाता है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं था, यानी पटेल और नेहरू के बीच में, उसको एक बर्स्ट करने की कोशिश है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय रेजोल्यूशन भी पास किया गया है जिसमें मुख्य तौर पर टैरिफ जो लगाए गए हैं यूएस सरकार की तरफ से, उसको लेकर मोदी सरकार की विफलता उसको बताया गया है। और इसके अलावा एक गुजरात सेंट्रिक भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को रिवाइव किया जाए। पिछले 30 बरस से कांग्रेस पार्टी इस राज्य से सत्ता में से बाहर है। ऐसे में जो जिला कमेटियां हैं या जिनको डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज कहते हैं, उनको एम्पावर करने की बात की गई है, जिले में दफ्तर खोलने। चलिए, तो 3 प्रस्ताव यहां पर है जिसका जिक्र किया जा रहा था। सरदार पटेल को लेकर बार बार बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है कि सरदार पटेल को हटाकर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसको लेकर, दोनों के संबंधों को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि कभी भी सरदार पटेल को कांग्रेस ने नहीं ठुकराया। दूसरा राष्ट्रीय प्रस्ताव है ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर और गुजरात को लेकर। 30 साल से गुजरात से कांग्रेस बाहर है और इसी के वजह से अब ये ओबीसी की स्ट्रेटेजी की जा रही है। हमारे साथ में आशुतोष भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले प्रदीप भंडारी, आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद चरणजीत सिंह सप्रा भी बात करेंगे। प्रदीप भंडारी जी। मैंने सरदार पटेल की बात करी। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक रूप से सरदार पटेल जी को नफरत करती थी। मैं एक और कोट करूंगा, 1947 के आईएएस अधिकारी थे MKK नायर। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि सरदार पटेल के साथ मतभेद को चल के जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत षड्यंत्र को रचा और उन्होंने इंश्योर किया कि सरदार पटेल की जो लेगेसी है वो आगे ना जाए। जब हमने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करा था। तो कांग्रेस पार्टी है ना, जवाहरलाल नेहरू और परिवारवाद को आगे ले जाती है, हम सरदार पटेल और देशभक्ति को आगे ले जाते हैं। पर आपने एक और बड़ी बात करी, मैं इनको ओबीसी पे भी एक्सपोज करना चाहता हूं। इन्होंने मंडल कमीशन का अपोज किया। 50 साल तक ओबीसी कमीशन को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया। हमारे देश में ओबीसी प्रधानमंत्री है, ओबीसी रिजर्वेशन नीट के अंदर हमने किया और ओबीसी कमीशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। अगर इनकी नीति साफ होती तो बताइए, सबसे कम ओबीसी समाज से उन्होंने मुख्यमंत्री 70 सालों के अंदर क्यों बनाए? सबसे ज्यादा ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री हमने बनाए। पर साहिल जी, टुवर्ड्स द एंड में एक बड़ी बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी देश विरोधी पार्टी है और कल जब तवर्रुर राणा इस देश में वापस आएगा, आतंकवादी तवर्रुर राणा, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कहा था 26/11 आरएसएस की साजिश है, हिंदू आतंकवाद है, देश के सामने वापस से कांग्रेस पार्टी का आतंकियों को समर्थन करने वाला चेहरा और हमारी सरकार का आतंकियों को नस्तनबूत करने वाला चेहरा कि 7 समंदर से हम भी लेकर आ गए, यह भी देश के सामने होगा। तो जो देश विरोधी होता है वो ओबीसी विरोधी होता है, एससी विरोधी होता है, एसटी विरोधी होता है, हर जनमानस के विरोधी होता है। 10 सेकंड में अपने बात, 1961 में जब इनका अधिवेशन हुआ था, आपने डेटा पॉइंट दिया था, उसके अगले साल कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ था, 20 सीट कांग्रेस पार्टी की गुजरात से कम हो गई थी। तो अभी तो कांग्रेस पार्टी की जमानत जब पार्टी है,
5 साल आप इंतजार करिए, अभी जो डबल डिजिट का वोट शेयर है कांग्रेस पार्टी को, सिंगल डिजिट में आ जाएगा गुजरात में। मैं उत्तर दे दूं? चरणजीत सिंह सप्रा, गंभीर आरोप है और उनके पास तो ओबीसी आइकॉन है, प्रधानमंत्री खुद ही उनके पास में है, ऐसे में आप कैसे बीजेपी से लड़ेंगे? देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टोटल जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें से बीजेपी ने 27% ओबीसी समाज को टिकट दिए थे और आपने 25% दिए थे। तो बीजेपी का दावा है कि भाई हम भी तो करते हैं, आप कैसे ओबीसी पर दावा कर सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर इन्होंने इतना लंबा भाषण वगैरह किया, तो मैं कुछ अंश इनको बता दूं। इन्होंने जो किताबों को रेफर कर रहे हैं सरदार पटेल को लेकर के, ये सिलेक्टिव किताबें हैं। ये वो उन किताबों को नहीं पढ़ते जहां पर सरदार पटेल की चिट्ठियां हैं, जहां पर उन्होंने नेहरू जी को प्रेज किया, नेहरू जी के हक में बोला, और नेहरू जी की चिट्ठियां जो उन्होंने सरदार पटेल को लिखी है, वो ये सब किताबें नहीं पढ़ेंगे। अभी बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, अभी आपकी बात सुनी थी, क्रॉस टॉक मत करिए प्लीज, क्रॉस टॉक मत करिए प्लीज, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं, बोलिए यार, नहीं क्रॉस टॉक मत करिए, नहीं हो यार, सुनो मैं, बोलिए सप्रा जी, बोलिए, खत्म करिए आपकी बात। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एचवी शेषाद्री ने एक किताब लिखी है। अभी मैं अहमदाबाद में ही हूँ, कल मैं शाम को गया था, आरएसएस की लाइब्रेरी है, वहां पर एचवी शेषाद्री की किताब जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ लिखा है, वो आज भी मुफ्त में दी जा रही है। आज भी जाकर के प्रदीप भंडारी वहां से एचवी शेषाद्री की किताब ले ले और वहां से पढ़ लो कि क्या लिखा था शेषाद्री ने सरदार पटेल के बारे में। फिर आपने जब ये अहमदाबाद की एयरपोर्ट का नाम जब हमने रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो बीजेपी ने प्रस्ताव दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, आपने प्रदर्शन किया था। फिर जो स्टेडियम बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम निकाल करके नरेंद्र मोदी का नाम रख दिया। नरेंद्र मोदी को सरदार पटेल के लेवल पर खड़ा करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा है, आपके दोहरे मापदंड है। इतिहास के गए मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो मैं दोनों को कहूंगा कि जरा आज की स्थिति पर बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सरदार पटेल को लेकर किसने क्या किया है उसकी बातें खुलने लगेंगी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। प्रदीप भंडारी, यहाँ पर डिस्कशन हमें नहीं लेके जाना है, हमें ओबीसी वोटर्स पर बात करनी है। प्रदीप भंडारी जल्दी से जवाब दीजिए, आशुतोष भी इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी जल्दी से प्रदीप। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कांग्रेस पार्टी के कुछ ही वर्कर्स को गद्दार बुलाया है, तो छापरा जी ये स्पेसिफाई करे कि क्या वो भी वो गद्दार की कैटेगरी में आते हैं खड़गे जी के हिसाब से, या कुछ कांग्रेस के वर्कर्स गद्दार है? क्या उस स्टेटमेंट को वापस लेंगे या आप मान रहे हैं कि कांग्रेस वर्कर्स गद्दार है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खड़गे जी आज तक ने बॉटम बैंड पे चलाया। ये बॉटम बैंड जो चल रहा है ना, शो चल रहा है, उसी में ये है। बताइए आप, क्या पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा क्या उन्होंने बोला, या तो खड़गे जी सही है, क्या बोला, पूरा स्टेटमेंट बताइए सप्रा जी, प्रयोग किया ना, पूरा स्टेटमेंट बताइए सप्रा जी, क्या बोला है? देखिए, प्रदीप भंडारी सफेद झूठ बोल रहे हैं। सप्रा जी जल्दी से बोल दीजिए, क्या बोला है? सफेद झूठ बोल रहे हैं। चल रहा है। और दूसरी बात, अरे सुनिए तो सही बाबा, कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका दिया, उसमें हमारी एक नेत्री थी राजस्थान की, जिन्होंने इस बात को उठाया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जयचंद हैं, जो धोखेबाज हैं। उन्होंने, और ये तो राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं, तो आप उनमें से आते हैं कि कौन आता है? बीच में क्यों बोल रहे हैं प्रदीप भंडारी? इतने कौन है वो? भाषण अभी हम सुन रहे थे, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक जिलाध्यक्ष बनाया गया है जिसका एक भाई समाजवादी पार्टी में है और एक भाई भारतीय जनता पार्टी में, उसको जिलाध्यक्ष कैसे बना सकते हैं? चलिए, मामला भटकाना नहीं है हमें, जरा आशुतोष जी के पास चलेंगे। चलिए जरा दोनों को शांत करिए, जरा प्लीज जरा दोनों शांत रहिए। आशुतोष जी, जरा डिस्कशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है इसको लेकर। पहली बार कांग्रेस के तरफ से यह मान लिया गया है कि 90 के दशक में कहीं ना कहीं टैक्टिकल मिस्टेक यहां पर हुई है। ओबीसी समाज को समझने में कहीं ना कहीं टैक्टिकल मिस्टेक हुई है। देखिए, जो भी है, भारतीय जनता पार्टी ने, महाराष्ट्र का भी उदाहरण है, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता को आगे लाया जो ओबीसी समाज से आते हैं, वहां कल्याण सिंह को आगे लाया था जो ओबीसी समाज को लाते हैं। कांग्रेस के पास अशोक गहलोत थे, बाकी लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी ओबीसी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास खींच लिया, कहीं हिंदुत्व के नाम पर, कहीं और नाम पर। जो बाकी वोट था वो समाजवादी पार्टी या आरजेडी या बाकी क्षेत्रीय पार्टियां लेकर चली गई। महाराष्ट्र में तो शिवसेना को भी ओबीसी वोट गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने कितना बड़ा चैलेंज है, नंबर एक, और नंबर दो, क्या जाति जनगणना और जो तेलंगाना में हो रहा है उसके वजह से कांग्रेस दोबारा अपना ओबीसी वोट बेस रिवाइव कर पाएगी? आशुतोष। देखिए साहिल, आपने कई सवाल एक साथ पूछ दिए हैं
एक बात हमें समझना पड़ेगा कि इतिहास की अपनी एक प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको एक जमाने में ब्राह्मण बनिया पार्टी के तौर पे कहा जाता था, लंबे समय तक संघर्ष करती रही। ये बात सच है कि बाबरी मस्जिद के साथ साथ उन्होंने कल्याण सिंह को आगे बढ़ाया, उमा भारती को आगे बढ़ाया, विनय कटियार को आगे बढ़ाया। लेकिन आपको मालूम है कि इतिहास की इस प्रक्रिया में कल्याण सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हार माननी पड़ी थी और उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा था। और कल्याण सिंह का बयान आपको याद होगा अच्छी तरीके से, उन्होंने कहा था, मैं वाजपेयी का मुखौटा नोच दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को 4 गज नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। तो ये संघर्ष की प्रक्रिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद अपने आप को रीइन्वेंट किया और उसको समझ में आ गया कि अपर कास्ट की पार्टी होने मात्र से आपको काम नहीं चलने वाला, आपको भी दलितों पिछड़ों का साथ लेना पड़ेगा। भारत कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक दलित, अल्पसंख्यक और अपर कास्ट, इन 3 सामुदायिक समुदायों का एक तरीके से कोएलिशन था और उसकी वजह से उसको 45% 42% वोट मिलते थे। लेकिन 1990 के बाद जब बाबरी मस्जिद की लड़ाई शुरू हुई, उसके साथ साथ मंडल कमीशन लागू हुआ और साथ ही साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू हुए। इन तीनों की वजह से एक नया मिडिल क्लास इस देश के अंदर पैदा हुआ, एक नया एग्रेसिव ओबीसी समुदाय पैदा हुआ और साथ ही साथ एक नया बदलाव आया जो अपर कास्ट में बदलाव था। इसके बरक्स जो कांग्रेस पार्टी को अपने में बदलाव करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी इसको समझ नहीं पाई। अब 2014 में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी को लगने लगा है कि अगर हमने अपने सामाजिक आधार को नहीं बदला, अगर पुरानी रीति पे चलते रहे तो हमारा दिक्कत पैदा होगी। इसलिए ये आज की बात नहीं है। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान कोलार की रैली में कहा था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो राहुल गांधी कंसिस्टेंट है। प्रॉब्लम इस बात को लेकर ये कि कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है, जो 70 पार के नेता है, वो आज भी पुरानी राजनीति में डूबे हुए हैं। उनको जब तक नहीं बदलेगी कांग्रेस पार्टी, जब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी के लिए इस 20% वोट को या 22% वोट को 35% तक लेके जाना एक बहुत मुश्किल काम होगा। और जब तक कांग्रेस पार्टी 35% लेकर नहीं आती, तब तक केंद्र के अंदर सरकार बनाना लगभग। लेकिन आशुतोष, सवाल तो यही है ना, आपने कल्याण सिंह का उदाहरण दिया, मुझे रजत सेठी से उसके बारे में पूछना है। लेकिन बीजेपी ने कोर्स करेक्शन तो कर लिया ना। मैंने शुरुआत में ही कहा था, देखिए, मंडल आयोग का विरोध राजीव गांधी ने भी किया था और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी किया था, लेकिन बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया वो करने में कहीं कांग्रेस नाकाम तो नहीं रह गई? बिल्कुल बिल्कुल, वो कोर्स करेक्शन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे एक बात कहते हैं कि सक्सेस हैज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लॉजिक, यानी सफलता का एक आत्मघाती स्वरूप होता है। तो कांग्रेस पार्टी उस चीज को नहीं समझ पाई समय रहते। अब जैसे आज की तारीख में अगर आप देखें तो अमेरिका की कामयाबी अब वही अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो रही। चीन ने अपने आप को रीइन्वेंट कर लिया, तो कांग्रेस पार्टी अब रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी अब बहुत मजबूती के साथ ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही, क्योंकि उसको मालूम है जब तक ये ओबीसी वोट बैंक उसका नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर भारत में वो दोबारा अपनी मजबूती से खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए ओबीसी को लाने की कोशिश कर रही है।